हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको बिहार सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 के यानी कि माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2025 के सेट ए साइंस के प्रथम पाली के आंसर की बताने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तेल लगा हुआ कागज होता है। तेल लगा हुआ कागज कैसा होता है? तो प्रभासी होता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाले प्रकाश पुंज निम्न से कौन है? यहाँ बताना आपको सूर्य से आने वाले प्रकाश पुंज निम्न से कौन है? तो समानांतर प्रकाश पुंज है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण बना काल्पनिक प्रतिबिंब है? यहाँ बताना आपको निम्नलिखित से कौन उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब है? तो सीधा और छोटा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 है, निम्न से दर्पण सूत्र कौन है? यहाँ बताना निम्न से दर्पण सूत्र कौन है? तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये क्या दर्पण सूत्र है? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, आभासीय प्रतिबिंब कैसा होता है? यहाँ बताना आपको आभासीय प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सीधा होता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, निम्न से किस दर्पण की फोकस दूरी घनात्मक होती है? यहाँ बताना आपको निम्न से किस दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो घनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण का। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? यहाँ बताना आपको निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? यहाँ हमें क्या निकालना है? तो फोकस निकालना है। यानी ये बराबर क्या होता है? ये बराबर होता है r/2 होता है। ठीक है, यानी कि r कितना है, यानी कि त्रिज्या कितना है? त्रिज्या 32 है, तो 32 यहाँ पे दे देंगे बटा 2, कितना आएगा? 16 आएगा। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर डी 16 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न से आवर्धक शीशा यानी कि मैग्नीफाई ग्लास कौन है? यहाँ पर आता है आपको निम्न से आवर्धक शीशा यानी कि मैग्नीफाई ग्लास कौन है? उत्तल लेंस होता है। ठीक है, यहाँ पर राइट है ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी लेंस वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं? यहाँ बताना कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं? तो उत्तल लेंस में। ठीक है, यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? यहाँ बताना श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? यानी सूर्य के प्रकाश जो होता है उसमें कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। ठीक है, यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात कम झुकता है? ठीक है, अब देखिए ये क्या हो गया? प्रिज्म हो गया। ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश जब उसमें से गुजरेगा सबसे कम विचलन किसका होगा? तो लाल रंग का। सबसे ज्यादा विचलन किसका होगा? तो बैगनी रंग का। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, निम्न से कौन पुतली की साइज को नियंत्रित करता है? यहाँ बताना आपको निम्न से कौन पुतली के साइज को नियंत्रित करता है? तो परितारिका। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? यहाँ बताना आपको निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? अब देखिए निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या होगा? निकट की जो वस्तु है स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, लेकिन दूर की वस्तु जो है स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही है। तो दूर की वस्तु को देखने के लिए इसका प्रयोग होता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, निम्न से कौन सी किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के सूत्र है? यहाँ बताना निम्न से कौन किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है? आर बराबर V/I है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, प्रतिरोध का सही मात्रक है? यहाँ बताना प्रतिरोध का सही मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, निम्न से कौन विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है? यहाँ बताना निम्न से कौन विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है? यूनिट होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी यानी किलोवाट प्रति घंटा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17,
विद्युत विभव की कौन सी राशि है? यहाँ बताना आपको विद्युत विभव की कौन सी राशि है? तो अदिश राशि है, ठीक है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18 विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। यहाँ बताना आपको विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, तो विद्युत धारा और चुंबकीय प्रवाह पर और आर्मेचर के घूर्णन पर, ये दोनों है, ठीक है। यहाँ पे राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से किससे प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है? यहाँ बताना आपको निम्नलिखित में से किससे प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है? तो दक्षिण अस्त नियम से, ठीक है। यहाँ पे राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 भारत में उत्पादित प्रचलित धारा की आवृत्ति होती है। यहाँ बताना आपको भारत में उत्पादित प्रचलित धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो 50 हर्ट्ज होती है, ठीक है। यहाँ पे राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21 लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है? यहाँ बता रहे लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है? तो बढ़ता है, ठीक है। यहाँ पे राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23 जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? यहाँ बताना आपको जीवाश्म ईंधन जलने से कौन सी गैस जो है मुक्त नहीं होती है। कौन सी गैस है? तो ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। यहाँ पे राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24 निम्न से कौन बायोगैस का मुख्य अवयव है? यहाँ बताना आपको निम्न से कौन बायोगैस का मुख्य अवयव है? तो CH4 है, यानी कि मीथेन है। यहाँ पे राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25 निम्न से कौन सा जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है? यहाँ बता रहे निम्न से कौन जीवाश्म ईंधन में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है? तो सूर्य होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 26 निम्न से किस रूप में महासागर ऊर्जा उपलब्ध है? यहाँ बता निम्न से किस रूप में महासागर ऊर्जा उपलब्ध है? तो ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, सागरीय तपीय ऊर्जा, ये तीनों द्वारा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? यहाँ बताना तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। यहाँ पे ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं? यहाँ बताना किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो अभिकारक कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29 वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है कहलाती है? यहाँ बताना आपको वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है क्या कहलाती है? तो ऊष्माक्षेपी कहलाती है, ठीक है। जिसमें ऊष्मा निकलता है उसे क्या कहेंगे हम? ऊष्माक्षेपी कहेंगे। यहाँ पे ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29 उपचयन अपक्रिया जिसमें होता है? यहाँ बताना आपको उपचयन अपक्रिया जिसमें क्या होता है? तो इसमें सभी होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का वियोजन होता है, इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, ऑक्सीजन का संकलन होता है, ठीक है। यहाँ पे राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 31 निम्नलिखित में से संश्लेषित सूचक कौन है? यहाँ बताना होगा निम्नलिखित में से कौन संश्लेषित सूचक है? तो लिटमस पत्र है। यहाँ पे राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25 कौन सा पदार्थ जलीय विलयन में लाल लिप्स को नीला कर देता है? यहाँ बताना कौन सा पदार्थ जो जलीय विलयन में लाल लिप्स क्या करता है? नीला कर देता है, तो क्षार करता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 बेंजीन चूर्ण का रसायन सूत्र है। यहाँ बताना बेंजीन चूर्ण का रसायन सूत्र कौन होता है? तो CaOCl2 होता है, ठीक है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 34 अम्ल राज्य में HCl और HNO3 का अनुपात होता है। यहाँ बताना आपको अम्ल राज्य में HCl यानी कि हाइड्रोक्लिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात कितना होता है? तो 3:1 होता है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 35 PbOH NO3 किस प्रकार का लवण है? यहाँ बताना आपको PbOH NO3 किस प्रकार का लवण है? तो कैसा होगा? यहाँ पर OH है, तो क्या हो जाएगा? क्षारीय लवण हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 36 अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु का अनुपात होता है। यहाँ बताना आपको अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु का अनुपात कितना होता है? अब देखिए अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3 होता है, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन कितना हो गया? एक नाइट्रोजन हो गया और हाइड्रोजन 3 हो गया, यानी कि 1:3 होता है, ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन 37 निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? यहाँ बताना आपको निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? तो कौन है? तो SO2 है, ये अम्लीय है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 38 निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में धातु है। यहाँ बताना आपको निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में धातु कौन है? तो 12 से 24 है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 39 पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को कहते हैं। यहाँ बताना आपको पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो अमलगम कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 40 निम्नांकित में कौन कार्बन का प्रूफ है? यहाँ बताना आपको निम्नलिखित में कौन कार्बन का प्रूफ है? तो हीरा, फ्लोरीन, ग्रेफाइट, ये सभी क्या है? कार्बन का प्रूफ है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 41 टिंचर आयोडीन विलयन बना होता है। यहाँ बताना आपको टिंचर आयोडीन विलयन किससे बना होता है? तो एथिल अल्कोहल में बना होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 42 CH3 CH2 CH2OH का आईपीसी नाम है। यहाँ बताना आपको CH3 CH2 CH2OH का आईपीसी नाम क्या है? अब देखिए इसमें कार्बन कितना है? तो कार्बन 3 है, C3 हो जाएगा, ठीक है। और H कितना है यानी कि हाइड्रोजन कितना है? एक, यहाँ पर 3 2 2 कितना हो गया? 7 हो गया, यानी कि हाइड्रोजन 7 हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? प्रोपिल एल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित में कौन कमरे के ताप पर द्रव है? यहाँ पता निम्नलिखित में कौन कमरे के ताप पर द्रव है? तो इथेनॉल है, ठीक है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 44 बेंजीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर बनाता है। यहाँ बताना आपको बेंजीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो नाइट्रोबेंजीन बनाता है, ठीक है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 45 निम्न से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? यहाँ बताना वो निम्न से कौन से यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? एथेनॉल, प्रोपेनॉल, इथेनोइक अम्ल, इन सभी को, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 46 निम्न से कौन सा समूह डोबेरेनत त्रिक बनाता है? यहाँ पर निम्न से कौन सा समूह डोबेरेनत त्रिक बनाता है? तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 ओजन का आयु सूत्र है। ओजन का आयु सूत्र क्या होता है? तो O3 होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 48 ऑक्सीजन गैस के एक अणु में दो परमाणु के बीच कितने आवन पाए जाते हैं? यहाँ पे बताना आपको ऑक्सीजन गैस के एक अणु में दो परमाणु के बीच कितने आवन पाए जाते हैं? अब देखिए ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। इसकी बारीक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यानी कि इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि इसमें 2 अवध हो गए, ठीक है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 49 वर्ग 13 से 18 तक वाले तत्व कहलाते हैं। यहाँ बताना वर्ग 13 से 18 तक वाले तत्व क्या कहलाते हैं? पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 50 निम्नलिखित में से किस तत्व में संयुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या सबसे अधिक है? यहाँ बताना आपको निम्नलिखित में से किस तत्व में संयुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या सबसे अधिक है? तो फास्फोरस में, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 51 निम्न से कौन सा ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत है? यहाँ बताना आपको निम्न से कौन सा ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत है? तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, इनसे क्या होता है कि प्रदूषण नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 ओजोन परत के अवक्षय के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? यहाँ बताना ओजोन परत के अवक्षय के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है, यानी कि ओजोन परत को कौन नष्ट कर रहा है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 आहार और पइन किस राज्य की जल संचयन व्यवस्था है? यहाँ बताना आपका आहार और पइन किस राज्य की जल संचयन व्यवस्था है? तो बिहार राज्य की, ठीक है। यहाँ पे राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 54 निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है? यहाँ बताना आपको निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है? तो मृदा,
वायु, जल ये सभी क्या है? प्राकृतिक संसाधन, ठीक है? यहाँ पर ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 55, निम्नलिखित वनों पर आधारित उद्योग कौन है? यहाँ पे बताना आपको निम्नलिखित में कौन वनों पर आधारित उद्योग है? तो लाख उद्योग, लकड़ी उद्योग, कागज उद्योग, ये सभी क्या है? वनों पर आधारित उद्योग है, ठीक है? यहाँ पर ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 56, हमें किससे उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकती है? यहाँ पर बताना हमें किससे उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है? नमक द्वारा, ठीक है? यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 57, निम्न से कौन मनुष्य के आहार नाल में एक अवशेषीय अंग है? यहाँ पर निम्न से कौन मनुष्य के आहार नाल में एक अवशेषीय अंग है? अपेंडिक्स है, ठीक है? यहाँ पर ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 58, शाकाहारी जीवों में छोटी की लंबाई होती है। यहाँ बताना आपको शाकाहारी जीवों में छोटी की लंबाई क्या होती है? अब देखिए, शाकाहारी जो होते हैं क्या खाते हैं? वो घास खाते हैं। घास करने के लिए क्या होता है कि ज्यादा पाचन की आवश्यकता होती है, इसलिए क्या होता है कि उनकी जो छोटी की जो लंबाई होती है अधिक होती है, ठीक है? यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 59, छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा हुआ भोजन कहलाता है। यहाँ पता है हमको छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है? तो चाइल्ड कहलाता है, ठीक है? यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, मूल रोम के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? यहाँ पता है आपको मूल रोम के द्वारा जल का अवशोषण जो होता है किस विधि द्वारा होता है? तो विसरण द्वारा होता है। यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 61, उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं। यहाँ पता है आपको उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो हाइपर टेंशन कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 62, तिलचट्टे में कितनी जोड़े शोषण रत्न पाए जाते हैं? यहाँ बताना आपको तिलचट्टे में कितनी जोड़े शोषण रत्न पाए जाते हैं? तो 10 जोड़े पाए जाते हैं, ठीक है? यहाँ पर ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 63, हृदय में रक्त का प्रवाह होता है। यहाँ बताना हृदय में रक्त का प्रवाह होता है तो दाएं एलिन से बाएं नीले में, ठीक है? यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 64, रुधिर है। यहाँ पता रुधिर क्या है? तो रुधिर संयोजी ऊतक होता है, ठीक है? यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 65, कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है? यहाँ बताना कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है? दो ग्रुप का, ठीक है? यहाँ पे ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 66, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। यहाँ बताना आपको डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो हीमो डायलिसिस कहलाती है, ठीक है? यहाँ पे ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 67, प्रोटोजोआ औषधीय पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? यहाँ बताना आपको प्रोटोजोआ औषधीय पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? निष्कासन द्वारा, ठीक है? यहाँ पे ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 68, बबुल के पौधे में मुख्यतः कौन सा औषधीय पदार्थ निकलता है? यहाँ बताना बबुल के पौधे में मुख्यतः कौन सा औषधीय पदार्थ निकलता है? तो गोंद निकलता है, ठीक है? यहाँ पे ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 69, क्वेश्चन 69, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। यहाँ बताना मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? तो सेरिबेलम होता है, ठीक है? यहाँ पे ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 70, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। यहाँ बताना टेस्टोस्टेरोन कहाँ से स्रावित होता है? तो वृषण से, ठीक है? यहाँ पे ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 71, वो हार्मोन जो पौधे में कोशिका विभाजन को रोकता है कहलाता है। यहाँ बताना वो हार्मोन जो पौधे में कोशिका विभाजन को रोक देता है उसे क्या कहते हैं? उसे एप्सिक एसिड कहते हैं, ठीक है? यहाँ पे ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 72, पुष्प का नर जननांग कहलाता है। यहाँ बताना पुष्प का नर जननांग क्या होता है? तो पुंकेसर होता है, ठीक है? यहाँ पे ऑप्शन सी। अब मादा जननांग कौन होता है? तो जांग होता है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 76, हार्मोन जो किशोरों में यौनावस्था के लक्षण को नियंत्रित करता है वो है? यहाँ बताने को हार्मोन जो किशोरों में यौनावस्था के लक्षण को नियंत्रित करता है वो क्या कहलाता है? तो टेस्टोस्टेरोन कहलाता है, ठीक है? यहाँ पे ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 74, सुरक्षित गर्भपात भ्रूण की किस अवस्था में होता है? यहाँ बताना सुरक्षित गर्भपात भ्रूण की किस अवस्था में होता है? तो परिपक्व भ्रूण में होता है, ठीक है? यहाँ पे ऑप्शन सी।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 75, निम्न में कृत्रिम प्रजनन तंत्र कौन है? यहाँ पता निम्न में कौन कृत्रिम प्रजनन तंत्र है? तो पार्क, फुलवारी, जल जीवशाला सभी क्या है? कृत्रिम प्रजनन तंत्र है। इसे कौन बनाया? मनुष्य बनाया। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 76, कौन सा पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता है? यहाँ बताना कौन सा पदार्थ का अपघटन यानी कि कौन सा पदार्थ जो है पर्यावरण में सड़ गल नहीं सकता है? तो प्लास्टिक। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 77, सही आहार श्रृंखला है। यहाँ बताना सही आहार श्रृंखला कौन है? तो घास, हिरण, शेर। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 78, जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? यहाँ बताना आपको जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं इनकी सड़ गल जाते हैं वो क्या कहा जाते हैं? तो जैव निम्नकणीय कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 79, कचरे का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो सकता है? यहाँ बताना कचरे का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो सकता है? शहर से बाहर जला देना, गड्ढों को भरने के में उपयोग करना, कुछ कचरे का पुनर्चक्रण करना, ये सभी है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 80, सूर्य के पारवैनिक किरणों से मनुष्य की कौन सी बीमारी हो सकती है? यहाँ बताना आपको सूर्य की पारवैनिक किरणों से मनुष्य की कौन सी बीमारी हो सकती है? तो त्वचा कैंसर। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी। ये सभी प्रश्न का उत्तर जो है 100% सही बताए हैं। ठीक है, इसे अपने क्वेश्चन पेपर से मिला लीजिएगा कितने आपने सही किया है। ठीक है, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।